हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे पर्पज ऑफ चाइना कंट्री आफ्टर कोविड-19 के बाद से चाइना का जो प्लान है वो एकदम सा चेंज हो गया है। अब चेंज क्या हो गया है इसके बारे में विस्तार से बात किया जाएगा। मौजूदा समय बहुत ही तनावपूर्ण है, जिसके खत्म होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। उभरती दुनिया में भू राजनीति ही सबसे महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। स्पष्ट है कि इस महामारी का मुख्य रूप से G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, एक आपका संगठन के रूप में है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। जापान को छोड़कर दुनिया की ये टॉप कंट्रीज की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा तबाह हुई है और अभी भी लगातार संकट के सामने खड़ी नज़र आ रही है। चाहे वो अमेरिका हो, इटली हो, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऐसे जो लगभग इसमें 7 देश हैं। इस वायरस ने अटलांटिक महासागर को पार करके जो आपका नाटो है, NATO, ये भी एक तरह से संगठन ही है, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, को भी नुकसान पहुंचा है। एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी हम सभी को कि भारत न तो G7 का सदस्य है और ना ही नाटो का। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की आर्थिक शक्तियों को कमजोर करने के लिए ही यह महामारी आया है दुनिया में। और सच तो ये है कि प्रशांत महासागर के कारण से जापान देश कम प्रभावित हुआ है इस कोरोना वायरस से। लेकिन अभी तक जापान में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी तक का जो आंकड़ा है वहाँ पे केसेस के, वो है 15,747 टोटल केसेस यहाँ पे आए हैं। इसमें से 613 लोगों की मौत हुई है। अगर ग्रुप 7 के कंट्रीज में देखा जाए तो सबसे कम यही प्रभावित हुआ है, वरना अमेरिका में लगभग 13 लाख से अधिक केसेस चले गए हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका और यूरोप के देशों को एक दूसरे को यह समझाने में मुश्किल हो रही है कि यह जैविक युद्ध की कार्रवाई नहीं था। चीन में जो कुछ हुआ उसे देखते हुए पारदर्शी और तटस्थ होकर जांच की मांग लगातार हो रही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया देश ने किया हो या ट्रंप ने किए। ऐसे ही कई और देश के प्रमुख हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही चीन में कोरोना वायरस के सोर्स की जांच की मांग की, चीन की राजधानी में स्थित राजनयिकों ने उल्टा ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप तो क्यों बच नहीं पा रहे हैं, आपके पास इतना टेक्नोलॉजी है, आपके पास इतना सब है, स्टाफ है, तो आप क्यों नहीं बच पा रहे। ऊपर से इस तरह से बात को ना सुनकर उल्टा ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बनाया गया है। कोविड-19 के वायरस चीन की प्रयोगशाला में विकसित किया गया था या नहीं, इस संबंध में जांच और पारदर्शिता की वैश्विक मांग चीन अभी तक खारिज करता आ रहा। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, हमने बनाया नहीं, ये अमेरिका से आया। ऐसा वो जो भी उसके पास लग रहा है वह ऐसे ही डाटा या उस तरह से बात करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही चीन ने यह भी दावा किया कि भारत समेत महामारी से लड़ रहे 100 देशों को उसने आवश्यक उपकरण की आपूर्ति की है, चाहे वह वेंटिलेटर हो या PPE इक्विपमेंट हो। सच तो ये है कि इन आवश्यक उपकरणों में से लगभग 90% उपकरण जो है वो खराब पाए गए हैं। चाहे वो आप भारत में देख लीजिए, नेपाल में देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप के देश, वही इटली ने जो फ्री में चीन को उपकरण दिया था। जब चीन में शुरुआती दौर में कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो इटली ने बहुत ही मदद किया था, हर प्रकार की टेस्टिंग किट, मास्क सभी भेजा था। बाद में चीन ने उसी इटली देश को महंगे दामों में बेच दिया। अब इसे चीन मदद कह रहा है, तो हमें लगता है कि हेल्प की जो मदद की परिभाषा होती है उसे बदल देना चाहिए, वरना यह पूरे जीवन के लिए कहने की बात हो जाएगी कि चीन देश हमेशा कहेगा कि हमने इन देशों की मदद की, इटली की मदद की। अन्य देशों को आप कह सकते हैं, लेकिन आप इटली की नहीं कह सकते हैं कि चाइना ने इटली की मदद की है। इस वैश्विक अनिश्चितता के मध्य चीन ने कहा कि अमेरिकी डॉलर के बदले उसकी मुद्रा युआन को वैश्विक मुद्रा के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा यहाँ पे इनका मकसद है चाइना का। इस कोरोना वायरस के बाद जहाँ पे पूरी दुनिया आज तबाह हो रही, सभी देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, वहीं पे चाइना अपना यहाँ पे प्रतिस्थापन करके डॉलर के मुकाबले अपने युआन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था पर अधिक कंट्रोल कर सके। आर्थिक साम्राज्यवाद ही चीन का अंतिम उद्देश्य है। अपनी कर्ज की कूटनीति के जरिए उसने एशिया और अफ्रीका के बड़े बड़े हिस्से पर आर्थिक रूप से अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। जैसे पाकिस्तान देश चीन का सबसे बड़ा शिकार है, सबसे बड़ा कर्जदाता के रूप में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान है चीन का। जबकि म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश पर चीन का सीधा सीधा नियंत्रण है। नेपाल देश को भी धीरे धीरे कब्जे में ले रहा है और लगातार वहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका को कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में चीन का समर्थन करने के लिए मनाया जा रहा। एक बड़ी रणनीति के हिस्से के रूप में चीन ने पहले ही पूर्वी अफ्रीका के जिबूती में एक सैन्य अड्डा स्थापित कर लिया है। चीन न केवल नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को कच्चे माल बेचता है, बल्कि इथोपिया, केन्या और युगांडा जैसे देश गरीब हैं
उसको भी वहाँ पे कच्चे माल अपना लगातार बेचता है। सरकार ने सरकार के बीच होने वाले सौदे में बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं और प्राकृतिक संसाधन भी शामिल हैं। कई चीनी कंपनियों ने 1998 और 2012 के बीच अफ्रीका में भारी निवेश किया है, जो अधिकतर व्यावसायिक सेवाओं में से हैं। अफ्रीका के सभी देशों को मिलाकर अगर बात किया जाए तो करीब 140 अरब डॉलर से अधिक का बकाया है इन देशों के ऊपर चीन देश का। लेकिन आज सभी देश आर्थिक आपदा का सामना कर रहे हैं। इसमें अफ्रीका देश भी है। सभी अफ्रीका देश में यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि अफ्रीका देश में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एक एक वेंटिलेटर भी नहीं है। करीब 10 देश ऐसे हैं जहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं है, जबकि वेंटिलेटर किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। दुनिया के कोरोना वायरस ने कारोबार बंद करने और लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर किया है, चाहे वो किसी भी महाद्वीप में। आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे गरीब और कर्ज में डूबे देशों को मदद करने के लिए ऋण राहत की मांग बढ़ रही है, और जिसमें से अधिकतर देश अफ्रीका के ही हैं जो कोविड-19 के आर्थिक कहर का सामना कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा झटका चीन को तब लगा जब तंजानिया देश ने अपने से ही 20 अरब डॉलर की राशि जो समझौता हुआ था चाइना और तंजानिया के बीच में, उस समझौते को तोड़ दिया। उससे लेने से रद्द कर दिया कि हम ऐसा पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि उसने देखा है कि अन्य देशों को चीन लगातार गरीब बना रहा है। दूसरी ओर कई अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां जो अपने उत्पादकों के लिए चीनी विनिर्माण क्षमता का यूज कर रही थी, चीन से अब बाहर निकलने और एशिया के किसी अन्य देशों में अपना केंद्र स्थापित करने का प्लान बना रही है। तो सबसे पहले यही माना गया कि भारत देश में ये कंपनियां आएंगी, चाहे वो अमेरिका की होंगी, जापान की, क्योंकि कई जापान की जो कंपनियां हैं वो चीन देश को छोड़कर दूसरे स्थानों पे अपना जो सेंटर होता है या जहां पे अपना बनाना होता है, काम का जो सामान का प्रोडक्शन होता है, वो वहां पे स्थापित कर रही हैं। चीनी शासकों ने इसका विरोध किया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि चीन के पास रूस को छोड़कर वैश्विक समुदाय में कोई मित्र देश नहीं बचा है इस संकट के समय में। लेकिन कोरोना के मामले को देखकर चीन के प्रति रूस का भी कदम बहुत ही स्पष्ट है। रूस देश इससे बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ इस कोरोना वायरस से। जैसे अभी तक का जो आंकड़ा हमारे सामने आया हो, लगभग 2,20,000 केसेस आ गए हैं रूस देश में अकेले, और वहीं 1915 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए रूस देश भी उतना यहाँ पे रिलेशन मजबूत नहीं हो पाएगा चाइना के साथ जितना पहले हुआ करता था। चीन के अपने घरेलू स्तर पर महामारी से निपटने में भी शी जिनपिंग के नेतृत्व को लेकर लगातार आलोचना हो रही है, और इस आलोचना का सरकार बेरहमी से दबाने की कोशिश लगातार चीन में कर रही है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र तो बचा नहीं, आप सभी को पहले ही पता है। दूसरी तरफ सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर निर्भरता भी इस मामले में कारगर साबित नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ आदेश आ रहे हैं, उसको पालन कराने के लिए कोई कठोर नियम या उस तरह से बात नहीं की जा रही है जैसा ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए। जहां तक भारत की बात है तो चीन के साथ सीमा विवाद सहित दो तरफा रिश्तों को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे हैं। घरेलू स्तर पर भारत पहले ही 2016 की नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी के खराब क्रियान्वयन के चलते गंभीर आर्थिक संकट के घेरे में है आज भारत देश, और ऐसे में ये कोरोना वायरस आ गया, और अभी आपको पता है कि लगभग 45 से 50 दिन हो गए करीब में कि यहाँ पे लॉकडाउन है। संक्षेप में इसने सरकारों के राजस्व संग्रह में भारी वित्तीय कमी और असंगठित क्षेत्र के दैनिक मजदूरों और इसी तरह से छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के लिए एक गंभीर वित्तीय संकट पैदा कर दिया है। इसी के मध्य चीनी बैंकों द्वारा ऐसी ही अन्य संस्थानों द्वारा भारतीय कंपनियों में निवेश करते हुए देखा गया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लगाया गया है कि चाइना बैंक ने भारतीय एचडीएफसी बैंक में निवेश किया, और कुल मिलाकर लगभग 1% हिस्सा अब चाइना देश का हो गया है। सौभाग्य से ऐसी गतिविधि पर शुरू में ही लगाम लगा दिया गया है जो चीनी सत्ता को पसंद नहीं आया। चीन से निकलने वाली भारतीय कंपनियों को रोकने के लिए बीजिंग अपने कानून को और कठोर बना रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय कंपनियां लगातार चीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। भारत की भी कंपनियां हो और अन्य देश की भी कंपनियां लगातार वहां से छोड़कर जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन यह बहुत ही आसान भी नहीं है जब तक कि केंद्र और राज्य सरकारें मौद्रिक सहायता की व्यवस्था ना करें, और इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं है भारत सरकार की ओर से। और समय आ गया है कि भारत वैश्विक समुदाय के साथ जुड़े और दक्षिण एशिया में अपने साझेदारों के साथ मिलकर चीन के साथ चतुराई से व दृढ़ता से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाए। चीन से 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने पर बात कर रही हैं, लगातार कोशिश या संपर्क में लगी हुई हैं। इसमें से बताया गया कि 300 ऐसी कंपनियां होंगी जो मोबाइल की होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस और टेक्सटाइल की कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को पूरी तरह से तैयार दिख रही हैं। और भारत सरकार ने भी कॉर्पोरेट जो टैक्स है पहले 35% लगता था,
अब उसे घटाकर 25% कर दिया है। ऐसे ही कई और सेक्टरों में छूट दिया गया है कि जिससे जो विदेशी कंपनियां हैं जो चाइना से आना चाहती हैं वो भारत में आ सकें और अपने ही फ़ायदा कमा सकें और उसके साथ साथ भारत को भी फ़ायदा पहुंचा सके। तो ये थी हमारी आज का सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो पर्पज़ है चाइना का कोविड-19 के बाद वो उसमें सफल तो हो रहा लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सभी देश धीरे धीरे उस बात को समझ पाएँ जो चाइना समझने की कोशिश कर रहा था या पूरी दुनिया में करने की कोशिश कर रहा था। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।